हिम्मती दर्जी भाईजान। एक जमाने में एक हिम्मत वाला दर्जी रहता था। वो हमेशा कोट की सिलाई में ही मसरूफ रहता। उसका दिन बहुत मसरूफ था। एक दफा उसे दोपहर में बहुत भूख लगने लगी। मैं बहुत भूखा हूँ, दिन भर कपड़े सी रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए भी वक्त नहीं है। मुझे ये कोट पूरा करना है आज। मुझे कुछ तो खाना ही चाहिए। मेरे पास तो सूखे पाव के अलावा कुछ नहीं है। इतने में उसने बाहर से आवाज सुनी, ताजा मुरब्बा लीजिए, मीठा मीठा मुरब्बा। अब रहा नहीं जा रहा। बूढ़ी औरत, इधर आओ और ताजा मुरब्बा दो। कितना दूं बेटा? 1 बोतल दो। दर्जी भाईजान ने अपने पाँव पर लगाने के लिए थोड़ा सा मुरब्बा खरीद लिया। काम की वजह से उन्हें छोड़ दिया और फिर से अपनी सिलाई के काम में मसरूफ हो गया। कुछ मक्खियाँ खुली हुई खिड़की से अंदर आ गईं, चिपचिपे मुरब्बे के पाँव पर बैठ गईं। जब दर्जी भाईजान उन्होंने देखा कि उससे मक्खियाँ चिपकी हैं। ओ नहीं, मक्खियाँ, तुम्हें क्या लगा ये ब्रेड तुम्हारे लिए है? अब इनसे छुटकारा लेना पड़ेगा। फिर क्या था, दर्जी भाईजान को गुस्सा आया और उन्होंने पास रखे एक कपड़े से ऐसा फटका मारा कि 7 मक्खियाँ एक ही फटके में जमीन पर ढेर हो गईं। ओह, एक ही फटके में 7। फिर उन्होंने पट्टा ही बना लिया और उस पर सुनहरे हुरूफ में लिखा, 1 फटके में 7। अब सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कौन हूँ मैं। लेकिन पहले एक पनीर का टुकड़ा ले लेता हूँ अपने सफर के लिए, अगर बीच में कभी भूख लगी तो। फिर दर्जी जंगल की जानिब चल पड़ा। उसे एक छोटा सा परिंदा नजर आया। उसने उसे अपने पास ही चीज के करीब ही रख लिया और फिर आगे के सफर पर बढ़ा, जहाँ उसे एक जिन मिला। खैरियत है, इधर से कहाँ जा रहे हो? मैं दुनिया में अपनी हसीन किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। तुम साथ चलना चाहते हो? तुम पागल तो नहीं हो? क्यों नहीं? वो इसलिए कि तुम पिद्दे हो। तो क्या, मैं छोटा हूँ तो इसमें क्या बात है? मगर मैं ताकतवर हूँ। जरा मेरी ताकत देखो। तुम मुझे हंसने पे मजबूर कर रहे हो। देखो मैं कितना बड़ा इंसान हूँ। ओह, 1 फटके में 7। तो क्या, बर्थडे का केक है? तुम क्या 7 के हो? तुम क्या अजीब बात कर रहे हो? ओह, क्या इसका क्या मतलब? इसका मतलब मैं ताकतवर हूँ। क्या 1 फटके में 7 को उड़ाऊं? मैं एक जिन हूँ। मैं ज्यादा ताकतवर हूँ तुमसे। फिर जिन ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, उसे ऐसे निचोड़ा कि उसमें से पानी बाहर आ गया। मैं शर्त लगा सकता हूँ, तुम ये नहीं कर सकते। फिर दर्जी भाईजान थोड़ा हंसे और उन्होंने भी चीज का टुकड़ा बाहर निकाला। मैं मेरे पत्थर से दूध निकाल सकता हूँ। फिर उसने चीज को दूध निकलने तक निचोड़ा। बहुत बढ़िया, लेकिन मैं अभी यकीन नहीं करता। जिन ने एक दरख्त को जड़ से उखाड़ा और उसे निचोड़कर अर्क निकाला। तुम क्या ये कर सकते हो? इसमें क्या है, देखो। उसके बाद दर्जी भाईजान ने अपनी जेब में से हीरे की शक्ल का ही कपूर निकाला और उसे जलाकर सीधे से उल्टे और उल्टे से सीधे हाथ पर लिया। कुछ वक्त बाद कपूर हवा में घुल गया। देखा, मैंने हीरे को जला के हवा में गायब कर दिया। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। तुमने अभी अपनी आंखों से देखा ना? उसके बाद जिन ने एक बड़ा सा पत्थर दूर फेंक दिया। अब ये करके दिखाओ। बढ़िया, लेकिन वो पत्थर वापस जमीन पर आकर गिरा। अब देखो। फिर दर्जी भाईजान ने अपनी जेब से थोड़ी देर पहले रखा हुआ परिंदा निकाला और उसे आसमान की जानिब फेंका। परिंदा उड़ गया।
اور وہ پتھر واپس آیا ہی نہیں۔ ارے کہاں گیا وہ؟ پتھر تو ابھی بھی ہوا میں ہی ہے۔ لیکن تم اتنے طاقتور نہیں ہو سکتے، یاد ہے ایک پھٹکے میں 7۔ اور اتنے میں ہی بادشاہ اپنے کچھ خادموں کے ساتھ وہاں سے جا رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کچھ نہیں بادشاہ سلامت، میں نے ابھی اس جن کو پکڑا ہے۔ مجھے پکڑا؟ مجھے نہیں۔ جن نے ایسی دوڑ لگائی کہ بیان کرنے کے لیے لفظ کم پڑ جائیں۔ میں ایک پھٹکے میں 8ویں نمبر کا نہیں بننا چاہتا، نہیں نہیں نہیں۔ تم نے میری ریاست کو جن سے آزاد کرایا، یہ لو اشرفی کی تھیلی۔ اوہ شکریہ بادشاہ سلامت۔ تم میرے ساتھ میری ریاست چلو، سب کو پتہ چلنا چاہیے درزی نے ریاست کو جن سے آزاد کرایا، وہ ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ اس طرح سے اس ہمت والے درزی بھائی جان نے نام اور شہرت کمائی اور پھر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کہانی ختم ہوئی۔ ایک شاندار چڑیل۔ بہت وقت پہلے گزرے زمانے میں انگلینڈ کے راجا آتھر کو غیر اجازتی زمین پر شکار کرنے کے لیے قید کر لیا گیا۔ رکیے، تمہیں یہاں اجازت نہیں ہے شکار کی۔ تمہیں کس نے کہا یہاں شکار کرنا ہے؟ کس نے اجازت دی تمہیں شکار کے لیے؟ کسی نے نہیں؟ تو پھر ایک کام کرو، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بادشاہ کے پاس لے کے جاؤں گا، بادشاہ مارکس۔ جب بادشاہ مارکس نے اسے دیکھا تب انہوں نے کہا، تم ایک سمجھدار نوجوان نظر آ رہے ہو، لیکن تم یہاں شکار کرنے کیوں آئے ہو؟ تم نے ہمارے قاعدوں کو توڑا ہے۔ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا یہاں پہ۔ ہمارے یہاں شکار کی اجازت نہیں ہے۔ تم نے ہمارے قاعدوں کو توڑا ہے، جو کہ ایک جرم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کافی نرم دل انسان ہیں، مجھے یہ پسند آیا۔ میں آپ کو ایک شرط پر معاف کر سکتا ہوں۔ اوہ ٹھیک ہے، تو کیسے؟ تم واپس اپنی سلطنت جاؤ اور اس مشکل سوال کا جواب ڈھونڈو۔ میں تمہیں 1 سال کا وقت دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہتر۔ میں واپس جاتا ہوں سلطنت میں اور ان سارے سوالوں کا جواب ڈھونڈتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جانتے ہو کیا سوال ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا رکو، میں تیار ہوں۔ سوال یہ ہے، عورت کیا چاہتی ہے؟ اوہ ٹھیک ہے، اچھا تمہیں معلوم کر کے واپس آنا ہوگا۔ تمہارے پاس 1 سال ہے، پھر میں تمہاری زندگی لوں گا۔ یہ ایک مشکل سوال ہے، لیکن میری سلطنت میں سمجھدار سے سمجھدار آدمی کے پاس بھی یہ جواب نہیں ہوگا۔ تم کوشش کرو، 1 سال بعد ملتے ہیں۔ تم جاؤ، آزاد ہو، لیکن بھول مت جانا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بادشاہ آتھر اس کی ریاست میں لوٹا اور اس نے سب سے یہی سوال پوچھا۔ شہزادیاں، ملکائیں، عالم، دانشور لوگ، لیکن کوئی بھی جواب نہیں جانتا تھا۔ پھر اس نے اپنی ایک خادمہ سے پوچھا، ویسے دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ گھنے جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے، آپ اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ عجیب ہے، اور تم مجھے اس سے ملنے کا مشورہ دے رہی ہو؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں۔ کسی اور نے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے کیا؟ تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ وہ اس کے بدلے میں کیا لے گی؟ میں آپ کو خبردار کر دوں کہ اس کے لیے جو قیمت چکانی ہوگی بھاری ہوگی۔ اگر اس کے پاس جواب ہوگا تو قیمت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اکیلے ہرگز مت جائیے، سپہ سالار بھی آپ کے ساتھ لے جائیے، وہ ذرا خطرناک بھی ہے۔ اوہ ٹھیک ہے، تمہارے مشورے کے لیے شکریہ۔ اس وقت بعد شب میں بادشاہ آتھر ضعیف چڑیل سے ملنے اس کے گھر گیا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے والا تھا کہ اس نے کہا، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں جانتی تھی آپ کے پاس اب زیادہ دن باقی نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں تو مجھے بتاؤ جواب۔ قیمت کے لیے رضامند ہیں؟ تم اپنی خواہش بتاؤ، جو مجھے دینا ہوگا میں دوں گا۔ یہ قرار قبول کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔
آپ کے قریبی دوست گوین سے نکاح کرنا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم اس سے شادی کرو گی؟ سوچ کے ہی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ قیمت چکانے کا وعدہ کیا تھا۔ تم نے کبھی خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ تم بہت بدصورت ہو، تمہارے منہ میں ایک دانت ہے اور تم کبڑی بھی ہو۔ میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا۔ میں اپنے دوست کو اس قربانی کے لیے کیسے کہوں؟ اس سے گفتگو کیجئے، میرے پاس واپس ضرور آئیں گے۔ بادشاہ آتھر کے پاس اور کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ یہ کوئی قربانی نہیں ہے، تمہارا جینا میرے لیے قیمتی ہے، سمجھے؟ تم میرے سچے دوست ہو، سچ میں تم میرے سچے عزیز ہو، تمہارا احسان رہے گا۔ ٹھیک ہے، اسے بتاؤ، آگے کی تیاری کرو، شادی کل ہے، تم اپنا جواب سوچو۔ بادشاہ آتھر واپس چڑیل کے گھر آئے۔ میں تیار رہوں گی، کل شادی کے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ جب شادی کے کاغذات پر دستخط ہو گئے تب اس نے کہا، عورت کی زندگی پر اپنا حق ہو۔ شادی میں موجود لوگ بہت حیران تھے، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حقیقت یہی ہے کہ اب بادشاہ آتھر حفاظت سے ہیں۔ جب بادشاہ مارکس نے یہ داستان سنی تو انہوں نے فوراً ہی بادشاہ آتھر کو اپنی قید سے آزاد کر دیا۔ شادی کے درمیان ہی گوین چڑیل کے ساتھ محبت سے پیش آیا، لیکن آنے والے مہمان جو کہ خاندان کے فرد تھے، ان کی اپنی الگ الگ سوچ تھی۔ دیکھو تو وہ کیسی کھا رہی ہے، صرف اس کی طرف دیکھ کر ہی مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ہی کیوں کھایا ہے؟ چھی، وہ کھاتے ہوئے اپنے منہ سے آواز کر رہی ہے۔ دیکھو، میں تو یہ خیال بھی نہیں کر سکتی۔ بیچارہ گوین، کتنا خوبصورت ہے وہ سچ میں ایک اچھا دوست ہے۔ ہاں بالکل ہے۔ اور پھر بادشاہ آتھر نے یہ طے کیا کہ نئے شادی شدہ جوڑے کو تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اوہ، تم کون ہو؟ تم؟ میں آپ کی بیگم۔ میری بیوی؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں ہی ہوں ضعیف چڑیل۔ آپ میرے ساتھ بہت تمیز سے پیش آئے ہیں، اسی لیے آدھے وقت میں خطرناک شکل میں رہوں گی اور آدھے وقت میں خوبصورت۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ جیسا کہ آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اب آپ کو ہی یہ طے کرنا ہے کہ آپ میری کون سی شکل و صورت دیکھنا چاہتے ہیں، رات میں اور دن میں، کیونکہ آپ ہی اب مجھے بتائیں گے کہ آپ کو میں کس طرح سے پسند ہوں۔ اوہ واہ، میں حیران ہوں۔ کوئی راستہ ہے جس میں تم سارے وقت خوبصورت رہو؟ آپ طے کر لیں اور مجھے بتائیں۔ اب آپ کو ہی یہ طے کرنا ہے، رات میں اور دن میں آپ میری کون سی شکل و صورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ میں کچھ گھنٹوں میں آپ کو میرا فیصلہ بتاتا ہوں۔ جو آپ کی خواہش۔ بہتر۔ جب وہ کمرے سے باہر گئی تب گوین محل کے پاس کے باغیچے میں کیا کیا جائے یہ طے کرنے کے لیے ٹہلتا رہا۔ کیا کروں؟ ہر کوئی تعریف کرے، ایسی خوبصورت بیوی مجھے دن میں چاہیے تاکہ میرے دوست دیکھ سکیں، اور رات کو ایک خوبصورت لڑکی، نہ کہ ایک چڑیل۔ کیا میں اسے الٹا کر دوں؟ کچھ وقت بعد گوین نے فیصلہ کر لیا اور وہ سیدھا محل کے اس کمرے کی جانب گیا جہاں اس کی بیگم پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ او بیوی، میں طے نہیں کر پایا۔ شادی میں جو لوگ آئے وہ تمہارے بارے میں عجیب باتیں کر رہے تھے۔ میں اب انہیں سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ دن میں ان کے سامنے خوبصورت دلہن کی طرح دکھو، لیکن پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں۔ تم لوگوں کے بیچ میں خوبصورت رہو، دوسرے بھی تمہیں اچھی نظروں سے دیکھیں۔ میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں۔ تو پھر بہتر ہے میں خوبصورت رہوں گی دن بھر اور رات بھر۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں تم سے پیار کرنا بند نہیں کروں گا۔ لوگ تو تمہیں باہری خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں تم اندر سے خوبصورت ہو، جس کی میں بہت قدر کرتا ہوں۔ او گوین، میری یہی خواہش تھی کہ آپ یہ کہیں۔ اب میری ساری برائیاں ختم ہو گئیں، کیونکہ آپ کی محبت اور سمجھداری نے ہر برائی کو دور کر دیا۔
चाहे मैं हसीन हूँ या नहीं, आपको कुछ मायने नहीं रखता, और मेरी खातिर आपने अपनी खुशियाँ छोड़ दी और हर हाल में मुझे कबूला। अब मैं हमेशा हसीन रहूंगी आपके लिए। और फिर वो बाकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई। कभी ना हंसने वाली शहजादी। एक रियासत में एक शहजादी थी जो अपनी पूरी हयात में कभी हंसी ही क्या, मुस्कुराई तक न थी। वो अपने वालिद की बेहद चहेती थी, इसीलिए उसके वालिद को उसे इस हाल में देखकर बहुत रंज होता था। एक मर्तबा उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने रियासत में ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई शहजादी को हंसाएगा वो शहजादी से शादी कर सकेगा। फिर क्या था, जोकर, जादूगर और कई फनकार बादशाह के महल में हाजिर हो गए। उन सभी ने अपने अपने तरीके से शहजादी को हंसाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी हंसी ही नहीं। वहीं महल के करीब जैक नाम का एक बहुत ही ईमानदार, थोड़ा सीधा और अजीब लड़का रहता था। वो उसकी गरीब माँ के साथ रहता था। एक बार जैक की माँ ने उसे बाहर जाकर काम ढूंढने को कहा। उस नौजवान ने जल्द ही महल के पास के ताम खाने में मददगार के तौर पर काम शुरू किया। पहले दिन के काम के बाद ताम खाने के मालिक ने उसे तनख्वाह के तौर पर दर्जन भर अंडे दिए, जिसे हाथ में लिए वो घर निकल पड़ा। जैक इतना खुश था कि वो दौड़ते हुए घर जा रहा था और बिल्कुल महल के सामने जहाँ शहजादी खिड़की में खड़ी थी वहाँ आकर वो गिर गया और उसके अंडे टूट गए। शहजादी ने ये सब देखा, लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब घर पहुँचा तो उसकी अम्मी ने उससे कहा, अरे बेवकूफ कहीं के, तुम अगर सभी अंडों को अपने टोपी में डाल कर लाते तो वो टूटते नहीं ना। अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज दिन भर काम करने के बाद जैक को तनख्वाह के तौर पर खंजीर का एक बच्चा दिया गया। घर जाते वक्त जैक को अपनी अम्मी की बातें याद आई और उसने खंजीर के बच्चे को अपनी टोपी में डालकर घर की जानिब दौड़ लगाई, लेकिन बिल्कुल महल के सामने खंजीर के बच्चे ने किसी तरह टोपी से बाहर छलांग लगाई और भागने लगा। जैक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा और कीचड़ से भरे एक गड्ढे में पैर फिसलकर गिर गया और सर से लेकर पैर तक कीचड़ में भर गया। शहजादी अपने महल की खिड़की से सब देख रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब कीचड़ से लथपथ हालत में घर पहुंचा तब उसकी अम्मी ने गुस्से से कहा, ओह जैक, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुमने उस खंजीर के बच्चे को रस्सी से बांधा क्यों नहीं? अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज जैक ने काफी मेहनत से काम किया, इसलिए उसके मालिक ने खुश होकर रात के खाने के लिए एक बड़ी मछली दी। जैक ने अपने अम्मी से किए वादे के मुताबिक उस मछली को रस्सी से बांधा और रास्ते से घसीटते हुए ले जाने लगा। लेकिन जब गांव की बिल्लियों को मछली की महक आई तब वो मछली पर टूट पड़ी और खाने लगी। खत्म भी किया और जैक का उस पर ध्यान भी न गया, क्योंकि सिर्फ मछली के कांटे ही रस्सी से बंधे हुए थे और वो हमेशा की तरह शहजादी के सामने से निकल गया। लेकिन शहजादी को जरा भी हंसी न आई। जैक की अम्मी ने बेचैन होकर दोबारा उससे पूछा, उस मछली को तुम अपने सर पर उठाकर क्यों न लाए बेवकूफ? अगली बार मैं वैसा ही करूँगा। दूसरे रोज जैक ने पहले से ज्यादा मेहनत से काम किया। फिर उसके मालिक ने खुश होकर घर ले जाने के लिए उसे एक गाय दी। जैक को अपनी अम्मी को दिया हुआ वादा याद आया। फिर क्या था, जैक ने गाय को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे घर ले जाने की कोशिश करने लगा। ये तो बहुत मजेदार था। और इस बार शहजादी जो बालकनी से देख रही थी वो जोर जोर से हंसने लगी। वो इतना हंस रही थी कि चाहकर भी रुक नहीं पा रही थी। कौन है वो? किसने मेरी बेटी की खुशी वापस लौटाई? तो एक शख्स ने कहा, जी मैं। और दूसरे ने कहा, मैं हूँ। नहीं, वो शख्स वहाँ है वालिद साहब जिसने मुझे हंसाया। ये कहकर शहजादी ने जैक की जानिब इशारा किया। फौरन उसे शाही महल में ले जाया गया और दूसरे ही पल जैक बादशाह के सामने था। उस नौजवान शख्स को देखकर बादशाह को बेहद मसरत हुई और बादशाह ने जैक और उसकी अम्मी की तारीफ की। वहाँ उनके लिए जश्न रखा गया। कुछ अरसे बाद उन दोनों की शादी हो गई और वो अपनी अम्मी के साथ शाही महल में रहने के लिए चला गया। तब से शहजादी उसके साथ हमेशा हंसती मुस्कुराती रही और उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। खत्म शुद। शहजादी रोज और सुनहरा परिंदा। कई साल पहले एक दूर की रियासत में
एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। उसके बाल लंबे और लाल थे और उसे गुलाब के फूल बेहद पसंद थे और इसीलिए सभी उसे शहजादी रोज के नाम से जानते थे। रोज शाम शहजादी रोज अपनी बालकनी में जाती और ताली बजाती। तब कहीं से एक सुनहरा परिंदा आकर उसके कांधे पे बैठ जाता और फौरन शहजादी के बाल तेज लाल रोशनी में चमकने लगते। जब परिंदा अपनी मीठी आवाज में गाने लगता तब शहजादी रोज भी उसका साथ देती और उसी वक्त रियासत की सारी आवाम मीठे सपने देखते हुए सो जाती, बिल्कुल अलग सुबह तक। यूं कुछ साल गुजर गए। रोज शाम शहजादी रोज उसके छोटे से सुनहरे परिंदे के साथ अच्छी सी लोरी गाती, जिससे तमाम लोगों को मीठे सपने आते और सुबह तक अच्छी नींद मिलती। लेकिन एक रोज एक भयानक वाकया पेश आया। एक बेरहम बूढ़ी डायन को शहजादी का पता चल गया और उसने बदवा देने का फैसला किया। आब्राकडाब्रा सिमसलाबीम, होने दो रोज का कलर डीम। डायन के ऐसा कहते ही शहजादी रोज के बाल कोयले से काली हो गए। उस शाम को भी शहजादी रोज ने अपनी बालकनी में जाकर तालियां बजाई, लेकिन जब सुनहरा परिंदा आया तब उसके बाल लाल की जगह काले रंग में चमकने लगे और जैसे ही सुनहरा परिंदा सुरीली आवाज में गाने लगा वैसे ही शहजादी भी लोरी गाने लगी, जिसे सुनकर तमाम लोग सो गए। लेकिन उन्होंने उस रात मीठे नहीं बल्कि खौफनाक सपने देखे। दूसरे दिन जब शहजादी को यह बात पता चली तो उससे बहुत अफसोस हुआ। उसने परिंदे से पूछा, सुनहरे परिंदे मुझे बताओ ना, मैं मेरी आवाम के मीठे सपने पहले जैसे कैसे करूं ताकि वो सुबह तक चैन की नींद सो पाए। काले बाल गुलाब जल में। जवाब देने के लिए परिंदे ने चहचहाहट की। शहजादी को उस सलाह से हैरत हुई और उसने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने एक बर्तन में पानी लेकर उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी। उसके बाद उसने अपने बाल उस गुलाब जल में डुबो दिए और फिर मौजज़ा हुआ। उसने जैसे ही अपने बाल उस गुलाब जल में डुबोए उसके बाल पहले की तरह लाल हो गए। फिर आसमान भी चकाचौंध हो गया। शहजादी ने लोरी गाई और तमाम लोग मीठे सपने देखते देखते सुबह तक सोते रहे। लेकिन यहाँ वो बेरहम डायन उसकी बद्दुआ नाकाम होने की वजह से बहुत गुस्सा हुई और उसने दोबारा बद्दुआ देने का फैसला किया। आब्राकडाब्रा सिमसलाबिम, होने दो रोज का कलर डिम। दोबारा शहजादी के बाल कोयले से काले हो गए, लेकिन इस बार उस बेरहम डायन ने रियासत के तमाम गुलाब उसके उड़ने वाले झाड़ू पर बैठकर निकाल लिए। अब देखती हूँ कि तुम मेरी बद्दुआ से कैसे बचती हो। और वो गुस्से से इतराई और यहाँ फिर से अफसरदा शहजादी ने परिंदे से दरियाफ्त किया, सुनहरे परिंदे मुझे बताओ ना, मैं मेरी रियाया के सपने पहले जैसे मीठे कैसे कर सकती हूँ ताकि वो सुबह तक चैन की नींद सोए। काले बाल गुलाब जल में। जवाब देने के लिए परिंदे ने चहचहाहट की, लेकिन मैं अब गुलाब कहाँ ढूंढूं? काले बाल गुलाब जल में। ये कहकर वो परिंदा उड़ गया। शहजादी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जो कुछ हुआ उससे उसे इतना बुरा लग रहा था कि उसकी आंखें भर आई और आंसू की एक बूंद जमीन पर गिरी। बिल्कुल उसी वक्त एक जवान और खूबसूरत शहजादा जो शहजादी की बालकनी के नीचे खड़ा था, उसने एक छोटा डिब्बा खोलकर उसमें से एक लाल रंग का बाल निकाला और उसने उससे झुककर शहजादी के आंसू पर लगा दिया। फिर क्या था? मौजज़ा हुआ। अचानक वो लाल बाल एक खूबसूरत गुलाब की कली में बदल गया। शहजादे ने वो गुलाब उठाया और शहजादी तक ले गया। गुलाब देखते ही उसने अपनी आंखें पोंछी और उसकी पंखुड़ियां निकालकर बर्तन के पानी में डाल दी। उसके बाद जैसे ही उसने अपने बाल उसमें डुबोए वो बद्दुआ टूट गई और सभी ने चैन की सांस ली। फिर बादशाह ने शहजादे से सवाल किया, नौजवान, तुम्हें वो लाल बाल कहाँ से मिला? जब राजकुमारी और मैं दोनों छोटे थे तब मैंने राजकुमारी का एक बाल बड़े प्यार से संभाल के रखा था। राजकुमारी ने भी मेरा एक बाल तोड़कर अपने पास संभाल कर रखा था।
ये सच कह रहे हैं अब्बा जान। शहजादी ने शहजादे की बात से हामी भरी और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसे खोलकर उसमें से शहजादे का एक बाल निकालकर तमाम लोगों को दिखाया, जिसे देख सभी को बहुत मसरत हुई। उसी दिन शहजादे और शहजादी ने एक दूसरे से निकाह भी कर लिया। और जब बेरहम डायन को ये पता चला कि उसकी बद्दुआ फिर से टूट गई है, तब वो गुस्से से तिलमिला उठी और गुस्से से फूल फूल कर वो ऐसे फट गई कि उसके हजारों टुकड़े इधर उधर हर जगह पर बिखर गए। कुछ अरसे बाद रियासत के हर एक बागीचे में फिर से गुलाब खिलने लगे। हर जगह गुलाब ही गुलाब थे और वो रियासत लाल रंग के गुलाबों से भर गई, जैसे शहजादी के लाल बाल थे। और हर रात शहजादा और शहजादी उस बालकनी में आते और रोज उस सुनहरे परिंदे से मिलते और गाना गाते, जिसके बाद तमाम लोग मीठे सपने देखते हुए सुबह तक चैन की नींद लेते। खत्म शुद। हंस शहजादी। एक जमाने में एक ज़ईफ मलका रहती थी। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। जब शहजादी बड़ी हुई तब उसकी शादी एक शहजादी के साथ तय हुई। वो जिस रियासत में रहता था वो बहुत बहुत दूर थी। अम्मी, क्या मुझे ये करना पड़ेगा? हाँ मेरी प्यारी शहजादी, मैंने शहजादी से वादा किया है तुम इसी से शादी करोगी। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं ज़ईफ हो चुकी हूँ, जाने कब बुलावा आ जाए। मैं चाहती हूँ तुम्हारा शौहर तुम्हारी हिफाजत करे। लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ना चाहती अम्मी। लेकिन जैसा आपका हुक्म, मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम तन्हा जाओ, इसीलिए तुम्हारे साथ एक खादिमा भेजती हूँ। और हाँ फलदा, तुम्हारा घोड़ा तैयार है क्या? हाँ अम्मी, हम जाने के लिए तैयार हैं। एक बात याद रखो, फलदा मेरे साथ ईमानदार है। मुझे यकीन है वो तुम्हारे साथ होने वाली हर खबर को बताएगा। जी अम्मी, आप मेरी फिक्र ना करें। फिर मलका और उसकी बेटी महल के बाहर गए, जहाँ खादिमा और घोड़ा उनका इंतजार कर रहे थे। आप चलो खादिमा, जो हुक्म शहजादी। अलविदा। मलका नहीं जानती थी कि खादिमा बहुत खराब थी। वो बहुत लालची थी और उसे शहजादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बिल्कुल भी मलका की बेटी को पसंद नहीं करती थी। वो खुद शहजादी बनने के ख्वाब देखती थी। शहजादी और खादिमा दोनों अपने घोड़ों पर सवार हुईं और उन्होंने महल छोड़ा। तवील सफर के बाद शहजादी को बहुत प्यास लगी और उसने खादिमा से कहा, खादिमा, उस झरने से तुम मेरे लिए थोड़ा पानी लाओगी? अगर तुम्हें प्यास लगी है तो घोड़े से उतरो और झरने पर झुककर खुद पानी पियो। शहजादी बहुत नरम थी। वो घोड़े से नीचे उतरी और झरने पर जाकर झुककर पानी पीने लगी। उसके बाद वापस आकर घोड़े पर बैठी। तब खादिमा ने कहा, अब से मैं तुम्हें हुक्म दूंगी और तुम्हें उसे मानना होगा। चलो अब अपना लिबास मुझे दो और तुम मेरा लिबास पहनो। अब से मैं शहजादी हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, वरना। मैं वादा करती हूँ। खादिमा ने फिर शहजादी के कपड़े पहन लिए और उसी के घोड़े पर जाकर बैठ गई। घोड़ा बहुत समझदार था। उसे मालूम था शहजादी कौन है, लिहाजा उसने खादिमा के हुक्म को नहीं माना। आखिरकार वो दोनों महल पहुँचे और शहजादा उन्हें मिलने आया। मेरे महल में आपका इस्तकबाल है प्यारी शहजादी। ये लड़की कौन है? ये मेरी खादिमा है और मेरी साथी भी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। शहजादी, आपके पास इसके लिए कोई काम हो तो बताइए। वैसे मेरे पास एक लड़का है, उसका नाम कॉर्नार्ड है। वो हंसों को संभालता है, ये उसकी मदद कर सकती है। और शहजादी इस घोड़े को मार दें। क्या क्या क्या? ये तो अच्छा घोड़ा दिख रहा है। अरे मैं रास्ते में मरते मरते बची इसकी वजह से। असल में खादिमा को पता था कि फलदा बोल सकता है और शायद वो शहजादी को बता देगा कि उसने असली शहजादी के साथ कैसा बर्ताव किया। मैं घोड़े को मारूंगा नहीं, इसे कैद खाने में डाल दूंगा। शुक्रिया। नहीं। और फिर घोड़े को एक ऐसी जगह कैद कर दिया गया जहाँ वो किसी को न दिखे। दूसरे दिन खादिमा शहजादी से मिलने गई।
अब तुम तुम्हारे घोड़े को कभी नहीं देख पाओगी। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम अपना काम करो, मैं शहजादे को बता दूंगी कि मुझे तुमसे भी छुटकारा चाहिए। फिर खादिमा वहाँ से चली गई और शहजादी रोने लगी। अचानक वहाँ एक बूढ़ा आया और उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। बहुत शुक्रिया बाबा। कौन आज ये सारी बातें झाड़ियों के पीछे छुपकर सुन रहा था और उसने सोचा, ये कोई राज है। मैं भी वहाँ जाऊं, शायद बादशाह को भी इसकी मालूमात होनी चाहिए। घुड़सवार शहजादी को घोड़ा दिखाने के लिए ले जा रहा था। कोनार्ड भी उसके पीछे छुप कर गया। हाँ पहुँच गए हम, लेकिन अब तुम एहतियात रखना। जी बिल्कुल। फिर वो ज़ईफ वहाँ से चला गया और शहजादी अंदर गई जहाँ घोड़े को रखा गया था। कोनार्ड भी उसके पीछे गया। जैसे उसने घोड़े को देखा उसने कहा, बेचारा फलदा, ये कैसे रखा है तुम्हें? ओह मेरी शहजादी, तुम भी परेशान हो। अगर मलका को पता चला तो गम होगा उन्हें। कोनार्ड ये देखकर हैरान रह गया कि घोड़ा भी बात कर सकता है। अरे मैं दीवाना हूँ क्या? ये घोड़ा बात कर रहा है। मुझे ये बादशाह को बताना ही होगा, लेकिन क्या वो मुझ पे यकीन करेंगे? पता नहीं, जरा सोचना पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी शहजादी वहाँ से चली गई। दूसरे दिन रोज की तरह जब सब कुछ आम सा हो गया, शहजादी अपने बाल बना रही थी जो खालिस सोने की तरह थे। कोनार्ड को उसके कुछ बाल लेने की ख्वाहिश हुई। कोनार्ड, मुझे परेशान मत करो, छोड़ो मेरे बाल। लेकिन तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, मैं तुम्हारे बाल बनाऊं? नहीं, रुको, कहा ना कोनार्ड। लेकिन मुझे तुम्हारे बाल चाहिए। छोड़ो मुझे, शहजादी चिल्लाई और फिर उसने हवा को हुक्म दिया, इधर आओ, इधर आ जाओ हवा। कोनार्ड की टोपी को हवा में ले जाओ, दौड़ाओ इसे इधर से उधर जब तक मैं अपने बाल ना बना लूं। फिर कुछ ऐसी हवा चली कि कोनार्ड की टोपी गांव से बाहर उड़ गई और उसे उसके पीछे दौड़ना पड़ा। जब वो वापस आया तब तक शहजादी अपने बाल बना चुकी थी। कोनार्ड को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया शहजादी के बारे में बताने के लिए। बादशाह, मुझे नहीं रहना इस लड़की के साथ, मुझे खौफ आ रहा है अब। वो एक मासूम लड़की है, तुम उससे क्यों खौफ ज़दा हो? नहीं बादशाह, मुझे लगता है वो एक डायन है, बहुत ही खतरनाक डायन। डायन? तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। मुझे जल्दी से बताओ सब कुछ। ठीक है बादशाह, उस दिन ना मैं। कोनार्ड ने शहजादी के बारे में और उसके घोड़े के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि उसकी टोपी कैसे उड़ी। तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ क्या बेहतर है। दूसरे रोज बादशाह फलदा को जहाँ रखा हुआ था शहजादी के आने तक छुप कर बैठ गए। सुबह बखैर प्यारे फलदा। सुबह बखैर प्यारी शहजादी। अगर तुम्हारी अम्मी को पता चला तो उन्हें कितना रंज होगा। बादशाह ने उनकी सारी बातें सुनी और उन्होंने देखा कि कोनार्ड उसे कैसे परेशान करता है और फिर कैसे उसकी टोपी हवा में उड़ी और फिर किसी को देखे बिना वापस चले गए। दूसरे दिन उन्होंने शहजादी को बुलाया। बादशाह सलामत, आपको मुझसे कोई बात करनी है? हाँ मुझे बताओ, कोई तुम्हें परेशान करता है? मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। शहजादी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने दिल की बातें बादशाह को बताई। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। बादशाह ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता था उस औरत में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी खादिमा सजा की हकदार है, वो पूरी जिंदगी कैद खाने में रहेगी। मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, लेकिन मेरे घोड़े का क्या? तुम फिक्र मत करो, मैं उसे आजाद कर रहा हूँ। दूसरे दिन शादी का जश्न महल में हुआ। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और फिर नया जोड़ा हमेशा ही हंसी खुशी रहने लगा। कहानी खत्म हुई। जादू में फंसी शहजादी। एक जमाने में एक किसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। उनके नाम थे ऑस्टिन और कार्टर। कार्टर, किधर हो? इधर आओ। क्या हुआ?
ऑस्टिन, बाढ़ का काम पूरा करो, मैं देहात जा रहा हूँ। ठीक है अब्बा। देहात जाते हुए वो किसान सोचने लगता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, गरीब होने से पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं करीब 2 लोग भी बैठे थे। उसने उनकी बातें सुनी। बादशाह की बेटी को 2 ड्रैगन और एक बुढ़िया ने कैद कर रखा है। जो कोई उसे वहां से आजाद कराना चाहता है उसे 3 इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। लोग कहते हैं वो इम्तिहान बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, जो कोई इम्तिहान पूरा नहीं कर पाता ड्रैगन उसे खा जाता है। और किसी ने भी इन तीनों इम्तिहानों को पूरा किया तो, और वो इंसान शहजादी से शादी करेगा और महल के साथ खजाने का मालिक भी बनेगा। फिर किसान ने सोचा, ओह, कार्टर करेगा ये काम। तीनों इम्तिहान पूरा करेगा, शहजादी से शादी करेगा और फिर सल्तनत का बादशाह बनेगा। कुछ रोज के बाद कार्टर उनके इकलौते घोड़े पर बैठकर जादुई महल के सफर की जानिब निकल पड़ा। उसने अब्बाजान की दी हुई तलवार को हवा में ऐसे लहराई। वो एक बुरे दिल का लड़का था। जब वो चींटियों के टीले के पास से गुजरा तो उसने उससे निस्तनाबूद कर दिया। वो करीब के तालाब से पानी पीने गया तो वहाँ उसने बतख के मासूम बच्चे देखे, उन्हें भी परेशान किया। उसके बाद उसने मधुमक्खियों का एक छत्ता देखा और उसने उसे भी अपनी तलवार से तबाह कर दिया। और आखिरकार वो महल की जानिब पहुँच गया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत। उससे इंतजार करवाया, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने उसकी मीठी सी आवाज में दरवाजा खोला। कौन है? मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ। तुम क्या बहरी हो? नहीं, मैं बहरी नहीं हूँ। मुझे शहजादी को बचाना है और बादशाह बनना है। अरे रुको जरा, पहले तुम्हें 3 अम्रों को पार करना है। कैसे अम्र? अम्र? मैं किसी चीज से नहीं डरता। अब मैं सूरजमुखी के बीज हवा में फेंकने वाली हूँ। वो हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें उससे उठाकर थैली में जमा करने हैं। 1 घंटे में करना है। तुम समझती हो मैं बेवकूफ हूँ? ये भी कोई अम्र है? मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ। ऐसा कहकर वो ज़ईफ खातून चली गई और वहाँ से रवाना हो गई। ये नामुमकिन है, मैं नहीं उठाऊंगा बीज। जब वो ज़ईफ खातून आई तो उसने दूसरा अम्र बताया। उसने 12 सोने की अंगूठियों को एक गहरे तालाब में फेंक दिया। वो तुम्हें 1 घंटे के अंदर बाहर निकालनी है। मैं दीवाना नहीं हूँ, पानी बहुत गहरा और ठंडा है। तुम अमरों को पूरा नहीं कर रहे हो फर्जंद। चलो खैर, मैं तीसरा अम्र देती हूँ। चलो। ये सब मुझे खराब लग रहा है। जब वो महल में पहुँचे तब वो सीधा अंधेरे कमरे में गए। 3 मुजस्सिमे सफेद कपड़े से ढके हैं। तुम्हारे पास 1 घंटा है ये बताने के लिए शहजादी कौन है। तुमने सही बताया तो वो आजाद, गलत बताया तो फिर? मैं दाएं हाथ वाले को चुनता हूँ। दायां मुजस्सिमा, तुम खुद खोलो। नहीं नहीं नहीं, ड्रैगन बचाओ, नहीं ड्रैगन बचाओ। कुछ दिनों के बाद किसान ऑस्टिन से कहता है, कार्टर कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अब्बा, मुझे जाने दीजिए महल। नहीं बेटा, अब मेरे इकलौते बेटे को नहीं जाने दूंगा। मुझ पे यकीन कीजिए अब्बा, मैं जरूर वापस आऊंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए घोड़ा और तलवार नहीं है। ऑस्टिन ने सिर्फ एक पाव का टुकड़ा लिया और चलते चलते ही जादुई महल की जानिब रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया, जहाँ उसने देखा ढेरों चींटियाँ टीला खुद बनाने की कोशिश कर रही हैं। ओह बेचारी चींटियाँ, किसने तोड़ा तुम्हारा घर? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसे बनाने में। काम होने के बाद वो पानी पीने के लिए तालाब की जानिब गया और उसने बतख के बच्चे देखे। ओह बेचारे बच्चे,
तुम्हें भूख लगी होगी, ये लो पाव के टुकड़े। बतख के बच्चों ने वो पाव का टुकड़ा खत्म किया। उसे जमीन पर गिरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता दिखा। उसने वो उठाकर पेड़ की टहनी पर रख दिया। फिर से महल की जानिब अपना सफर शुरू किया। जब वो पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? सलाम, मुझे शहजादी को बचाना है। तुम कोशिश कर सकते हो। उसके बाद उस ज़ईफ औरत ने सूरजमुखी के बीज जमीन पर फेंक दिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं इन्हें चुन लूंगा। 45 मिनट के बाद ऑस्टिन ने तमाम कोशिशें छोड़ ही देने वाला था। इतने में ही उसकी मदद के लिए ढेरों चींटियां वहां आ गईं। उसने उनका टीला बनाने में मदद की थी। वाह, शुक्रिया मेरे दोस्तों, ये थैली तो बीजों से पूरी तरह भर गई। शुक्रिया मेरे दोस्तों। उसके बाद वो ज़ईफ औरत वापस आ गई। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब तुम्हें दूसरे अम्र से गुजरना है। तुम्हें 12 अंगूठियां इकट्ठी करनी है। ऐसा कहकर उस ज़ईफ खातून ने अंगूठियां पानी में फेंक दी। ऑस्टिन ने पानी में छलांग लगाई, लेकिन पानी बहुत गहरा था। उन अंगूठियों को नहीं निकाल पाया, लेकिन उसने देखा कि पानी में कुछ हिल रहा है। वो बतख के बच्चे थे जो उसकी मदद करने आए थे। उसने उन्हें पाव का टुकड़ा खिलाया था। ओह शुक्रिया दोस्तों, अब मेरे पास 12 की 12 अंगूठियां हैं। उसके बाद उस ज़ईफ औरत के पास गया। हाँ, सभी 12 छल्ले, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब मेरे पीछे आओ। फिर उस बूढ़ी औरत ने ऑस्टिन को आखिरी अम्र के बारे में समझा दिया। सामने के 3 मुजस्समे देखे तब वो पहचान ही नहीं पा रहा था। शहजादी कौन सी है? ओह, ये एक जैसे नजर आ रहे हैं। सोचो ऑस्टिन, सोचो, इनमें से शहजादी कौन हो सकती है? फौरन ही सैकड़ों मधुमक्खियां खिड़की से अंदर दाखिल हुईं। वो बीच वाले मुजस्समे पर भिनभिनाने लगी। वो बीच वाला है। ओह, बीच वाले मुजस्समे खुद देखो। सफेद कपड़ा जमीन पर गिर पड़ा और शहजादी नजर आने लगी। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया ऑस्टिन। और फिर उन्होंने देखा कि ड्रैगन महल छोड़कर बाहर की जानिब जा रही हैं। अब तुम इस महल के मालिक हो, तो मैं चलती हूँ। इसके बाद ऑस्टिन ने शर्त जीत ली थी और फिर उसने शहजादी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की और शहजादी राजी हो गई। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे और महल में 2 प्यारे से बतख के बच्चे भी नजर आते थे। कहानी खत्म हुई। जादुई बोतल। अबू नाम का एक मछुआरा था। वो समंदर के किनारे रहता था और अब उसे याद भी नहीं होगा कि वो कब से मछुआरा बना। जब वो जवान था तब सारी रात मछलियाँ पकड़ा करता था और सुबह ताजी मछलियों के ढेर को वो वहाँ के बाजार में ले जाकर फरोख्त करता था। अबू अब करीब 80 बरस का हो गया था। अब वो कश्ती से ज्यादा सफर नहीं करता था। अब वो किनारे से ही जाल फेंकता था और वो भी दिन के एक पहर में सिर्फ 4 बार। उससे जो मछलियाँ मिलती उनमें से वो अपने लिए कुछ रख के बाकी चंद पैसों में वो बाजार में फरोख्त करता। एक दिन वो सुबह ही समंदर पर मछलियाँ पकड़ने के लिए गया। उसने जाल पानी पर फेंका। थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके जाल में कुछ वजनदार फंसा है। फिर उसने वो जाल खींचा और देखा तो उसमें एक मरा हुआ गधा फंसा हुआ था। या अल्लाह, वो चिल्लाया, इतनी मेहनत, वो भी एक मरे हुए गधे के लिए। क्या करूं मैं, अब क्या खाऊं मैं? उसने अपनी मदद के लिए सोलोमन से दुआ की, जो पहले का एक राजा था और खुदाई का दावा करता था। उसने फिर से जाल फेंका। थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि जाल में कुछ फंसा है और इस बार जाल पहले से ज्यादा भारी था। बड़ी मेहनत से अबू ने जाल खींचा। देखा तो उसमें रेत से भरा हुआ घड़ा था। या अल्लाह, वो फिर चिल्लाया, इतनी मेहनत, वो भी एक रेत के भरे घड़े के लिए। क्या करूं मैं, अब क्या खाऊं मैं? उसने फिर से अपनी अच्छी किस्मत और ताकत के लिए सोलोमन से दुआ की। अबू ने तीसरी बार पानी में जाल फेंका।
और अब की बार पिछली दोनों बार से ज्यादा भारी कुछ फंसा था। उससे करकराने की आवाज आ रही थी, जैसे बर्तन एक दूसरे से टकरा रहे हों। कुछ अंदाजा हुआ वो क्या होगा? पुराने संदूक, बर्तन, तश्तों का ढेर, और वो भी पूरी तरह से जंग लगा हुआ और बिना किसी काम का। अबू ने आसमान की जानिब देखा। सोलोमन खुदा, मैं दिन में सिर्फ 4 बार जाल पानी में फेंकता हूँ और अब तक 3 बार फेंक चुका हूँ। अगर मैं बिना एक भी मछली पकड़े घर गया तो यकीनन भूख से मर जाऊंगा। मेहरबानी अपने इस एतबार करने वाले की हिफाजत करो। अबू ने आसमान की जानिब देखकर गमज़दा सदा दी और ऐसी दुआ के साथ अबू ने आखिरी बार पानी में जाल फेंका। इस बार सबसे भारी चीज अबू के जाल में फंसी और जाल निकालने के लिए अबू को गहरे पानी में उतरना पड़ा। उसने देखा कि एक पीतल की बोतल थी। इस बार अबू बहुत खुश हुआ। भले ही कोई मछली नहीं थी, लेकिन पीतल की बोतल इतनी भारी थी कि कोई भी उसे 10 सोने के सिक्कों में खरीद लेता, जिससे अबू अपने लिए पूरे महीने भर का राशन खरीद सकता था। लेकिन वो बोतल शीशे की सील से बंद क्यों थी? अबू ने करीब से देखा तो उसे दिखा कि वो सील और किसी और की नहीं बल्कि सोलोमन की थी। अब तो वो और ज्यादा बेचैन हुआ ये देखने के लिए कि उस बोतल के अंदर क्या है। उसने वो सील अपनी चाकू से खोला और जैसे ही उसने बोतल खोली, उसमें से एक बड़ा सा इफरित बाहर आया। एक बड़ी दहाड़ के साथ वो 100 फीट ऊंचा आया। अबू इतना डर गया कि उसकी चीख निकल पड़ी। इफरित ने अबू को देखा और उसने अपनी कामत को छोटा किया। फिर भी वो 10 फीट का था। मछुआरे, क्या तुमने मुझे आजाद किया? उसने कड़कड़ाने वाली आवाज में पूछा। जी जनाब इफरित, मेरा नाम अबू है। अबू? अच्छा नाम है। इफरित ने अजीब से हंसते हुए कहा, मैं इस बोतल में काफी वक्त से फंसा पड़ा था। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ अबू। अब मुझे बताओ, तुम कैसे मरना पसंद करोगे? मरना? इफरित, मैंने आपको आजाद किया, फिर भी आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मुझे इस बोतल में सोलोमन ने कैद किया था मछुआरे अबू। लेकिन सोलोमन तो 2000 साल पहले यहाँ राज करते थे। हाँ, पक्का कहूँ तो 1800 साल पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत की थी। मुझे इस बोतल में कैद किया था। उसके बाद उसने ये बोतल समंदर में फेंक दी। तब से मुझे मेरी गलती के बारे में बुरा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैंने आपको कैद से रिहा किया, फिर मेरी जान क्यों ले रहे हैं? पहले 1000 साल मुझे लगता रहा कोई मुझे छुड़ाने आएगा, पर कोई नहीं आया। तो मैंने तय किया जो मुझे छुड़ाएगा उसे मैं जिंदगी भर खत्म ना हो इतनी दौलत दूंगा। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने सोचा मैं उसे मार दूंगा जो मुझे आजाद करेगा। तुम मुझे बताओ कैसे मरना पसंद करोगे, बोलो। अबू ने सोलोमन से दुआ की कि वो इस आफत से सही सलामत छूट जाए। फिर उसने इफरित से पूछा, साहब, आप कहते हो आपको सोलोमन ने इस बोतल में कैद किया था? पर मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। क्या? इफरित चिल्लाया और उसकी आवाज जैसे बिजलियां कड़की हों। आप बहुत ऊंचे हो, आपके हाथ दरख्त की तरह मोटे हैं। कैसे मुमकिन है तुम एक छोटी सी बोतल में समा सको? मुझे मरने की फिक्र नहीं है, लेकिन एक झूठे के हाथों नहीं मरना। अरे ओ छोटे मछुआरे, मैं बेशक बुरा हूँ, लेकिन मैं मेरी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो साबित करो। अबू के कहते ही इफरित ने हाथों को हवा में घुमाया और फिर वो धुएं में बदल गया। फिर वो धीमे धीमे बोतल में जाने लगा और फिर अंदर से चिल्लाया, देखो कैसे मैं पूरी तरह इस बोतल में दाखिल हूँ। अबू ने झट से शीशे का वो सील उठाया और वो बोतल बंद कर दी और इफरित फिर से अंदर कैद हो गया। इफरित ने बाहर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सील नहीं तोड़ पाया। फिर इफरित कड़कड़ाते हुए चिल्लाया। फिर उसने खुद को खामोश किया और चालाकी से उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने हार मानी। तुम बहुत चालाक हो अबू। चलो मैं वादा करता हूँ,
जो इस जाड़ से मुझे बाहर करेगा मैं उसे जवान कर दूंगा। चलो ठीक है, बाहर करो अबू, तुम्हारा इनाम इंतजार कर रहा है। अबू ने वो आराम से सुन लिया और फिर हंसकर उससे कहा, हा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? मैंने मेरी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारी है और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ज़ईफ जरूर हूँ लेकिन इतना पागल नहीं। अच्छा, अलविदा। नहीं रुको, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। अबू ने बोतल को दूर समंदर में फेंक दिया और अपनी जान बचाने के लिए सोलोमन का शुक्रिया अदा किया। कहानी खत्म हुई। भेड़िया और 7 छोटे बकरे। एक वक्त की बात है, एक जगह एक बूढ़ी बकरी अम्मी एक खूबसूरत छोटी झोपड़ी में रहती थी। उसके 7 छोटे बच्चे थे। उनकी झोपड़ी के सामने ही एक बड़ा बुरा लालची भेड़िया रहा करता। उसे उन सबको खाने की लालच थी। एक रोज बकरी अम्मी को बाहर जाना था और अपने बच्चों के लिए खाना लाना था। इसीलिए उसने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। आप सब के लिए कुछ जायकेदार खाना लाने के लिए मैं जंगल जा रही हूँ। मेरे लौटने तक दरवाजा न खोलना। अगर बड़ा बुरा भेड़िया हमारी झोपड़ी में आया तो वो तुम सबको खा जाएगा। वो लालची खुद भेस बदल कर आता है, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना मुश्किल है क्योंकि उसकी आवाज सख्त है, पैर काले और नाखून नुकीले हैं। प्यारी अम्मी, हम बड़ी एहतियात के साथ रहेंगे। उस बड़े बुरे भेड़िए को अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। हमारी फिक्र ना करें, हम महफूज रहेंगे। ये कहकर बकरी अम्मी चल पड़ी। थोड़ी ही देर में किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। प्यारे छोटे बच्चों, बराए मेहरबानी दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। देखो, मैं गाना भी गा रही हूँ। एक छोटे बच्चे ने खिड़की से दरवाजे की तरफ लाल मिर्च पाउडर फेंक दी। उस बड़े बुरे भेड़िए को बेहद जलन हुई। उसकी आंखें खुल न सकी और वो यहाँ वहाँ मदद के लिए दौड़ने लगा। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमारी माँ की आवाज मुलायम और शहद जैसी मीठी है। तुम्हारी आवाज बेसुरी और सख्त है। तुम बड़े बुरे भेड़िए हो, हम तुम्हें अंदर नहीं लेंगे। बड़े बुरे भेड़िए को ये जवाब सुनकर मायूसी हुई और वो शहद का छत्ता ढूंढने के लिए भाग खड़ा हुआ। उसे वो खाना था क्योंकि वो जानता था क्योंकि शहद ही उसकी आवाज मुलायम और नाजुक बना सकती है। जल्द ही उसे एक पेड़ पर शहद का छत्ता नजर आया। खुद के लिए शहद का छत्ता निकालने के लिए उसने उस जानिब एक पत्थर फेंका। शहद की मक्खियाँ उड़ी और उसे काटने लगी। खुद को बचाने के लिए वो पास के तालाब में कूद गया। कुछ देर बाद शहद की मक्खियों के जाने पर उसने शहद खाया और झोपड़ी के जानिब भागा और दरवाजे पर दस्तक दी। प्यारे छोटे बच्चों, अब आप दरवाजा खोलिए। अब यकीनन मैं तुम्हारी प्यारी अम्मी हूँ। अगर तुम हमारी अम्मी हो तो दरवाजे की दरार में पैर रखिए। हम आपके पैर देखना चाहते हैं। भेड़िए ने छोटे बकरे के कहने के मुताबिक किया। उसने उस दरार में अपना पैर रखा। बच्चों ने देखा कि वो पैर काले थे और उनमें से एक बच्चे ने बड़ी हथौड़ी से उस पर वार कर दिया। बड़ा भेड़िया दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा। नहीं, तुम हमारी अम्मी नहीं हो। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमारी अम्मी के पैर सफेद और तुम्हारे काले हैं। धोखेबाज बड़े बुरे भेड़िए, निकल जाओ। उस वक्त सच में भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया। वो फिर से मिस्टर मिलर को मिलने के लिए गांव की जानिब भाग गया। जैसे ही वो उस गांव में पहुंचा, उसे दूर भगाने के लिए गांव के लोगों ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। लेकिन चोट के बावजूद भी वो भेड़िया मिस्टर मिलर तक पहुंचने में कामयाब हुआ। सुनो मिस्टर मिलर, मेरे पैरों पर थोड़ा आटा डालो, वरना इसी पल मैं तुम्हें काट खाऊंगा।
भेड़िया जो कहता था वो यकीनन करता था, इसलिए मिलर बहुत ही खौफजदा हो गए। बाद में बड़ा बुरा भेड़िया फिर से बकरी की झोपड़ी की जानिब भागा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, प्यारे बच्चों, अब आप यकीनन दरवाजा खोलोगे क्योंकि अब तुम्हारी अम्मी आ गई है। शैतानी न करना, हाँ? आपका पैर दिखाएं। लेकिन इस दफा दरवाजे की दरार में सफेद पैर रखने से भेड़िए को डर लगने लगा। कांपने वाले पैर उस दरवाजे की दरार में आ गए और बच्चों ने नुकीले और तेज नाखून देखे। इसलिए उनमें से एक ने चूहे का जाल लिया और भेड़िए के नाखून में फंसा दिया, जिससे भेड़िया दर्द से करहाने लगा। नहीं, तुम हमारी अम्मी नहीं हो। तुम्हारे नाखून उस बड़े बुरे भेड़िए जैसे नुकीले हैं। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन इस दफा भेड़िया बहुत भूखा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि बच्चे उससे कैसे चालाक निकले। अब उसे किसी भी कीमत पर वो खाने के लिए चाहिए ही थे, इसलिए वो खुद की झोपड़ी की जानिब भागा। उसने नाखून निकालने का किट निकाला और उसने नाखून काट दिए। बाद में उसने उसकी मरम्मत की, जिससे वो नुकीले और तेज न रहे। फिर वो दोबारा बकरी की झोपड़ी की जानिब भागा, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मेरे प्यारे शैतान बच्चों, दरवाजा खोलो और तैयार रहो। इस बार मैं तुम्हें चौंका दूंगी। हमें आपके पैर दिखाएं अम्मी। दरवाजे की दरार से भेड़िए ने अपने पैर अंदर डाले। वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि पता नहीं अब आगे क्या होगा, उसे खबर न थी। वो पैर सफेद थे, उस पर कोई भी नुकीले नाखून न थे और आवाज भी उनकी अम्मी की तरह मीठी थी। इसलिए बच्चों ने भी सोचा कि इस बार सच में हमारी अम्मी ही होगी और उन्होंने दरवाजा खोला। इस्तकबाल है अम्मी, आखिर आप घर आ ही गई। बड़ा बुरा भेड़िया अंदर आ गया और सभी छोटे बच्चे खुद को छुपाने के लिए दौड़ने लगे। पहला बच्चा मेज के नीचे छुप गया, दूसरा बच्चा पलंग के नीचे छुप गया, तीसरा बच्चा ओवन में छुप गया, चौथा बच्चा मटकी के पीछे छुप गया, पांचवा बच्चा अलमारी में जाकर बैठ गया, छठा बच्चा धुलाई के टब के नीचे छुपा और आखिरी बच्चा घड़ी में छुप गया। उस भेड़िए ने हर एक की शिकार की और सबको खा गया, सिर्फ एक को छोड़कर जो घड़ी में छुपा था। बाद में भेड़िया चला गया और हरी घास पर जाकर सो गया। वो थका हुआ और पुरसुकून था, इसलिए वो सो गया। जल्द ही उसे नींद आ गई। जब बकरी अम्मी जंगल से घर लौटी तो उसने देखा कि दरवाजा खुला है और घर में कोई नहीं है। या अल्लाह, दरवाजा खुला है, यहाँ क्या हुआ? मेज और कुर्सियाँ उनकी असल जगहों पर न थी। धुलाई का टब टूटा था और बिस्तर भी ठीक न था। कहाँ हो मेरे प्यारे बच्चों? प्यारी अम्मी, मैं यहाँ हूँ, इस ऊंची घड़ी में। छोटी बकरी को बाहर निकलने में अम्मी ने मदद की। जल्द ही उसने सुना कि किस तरह उस भेड़िए ने उसके बच्चों को खाया। फिर वो झोपड़ी के बाहर आई और उसने घास पर लेटे भेड़िए को देखा। जैसे ही उस बकरी ने बड़े बुरे भेड़िए की तरफ देखा, तब उसे उसके पेट में कुछ हलचल दिखी। अरे मेरे प्यारे बच्चे अभी जिंदा हैं, मैं उन्हें वापस लाऊंगी। इसलिए उसने अपने छोटे बच्चे को कैंची, सुई और थोड़ी रुई लाने के लिए घर भेज दिया। उसने नफरत के साथ उसका पेट कैंची से फाड़ा और उसमें से एक बच्चा बाहर निकल आया। बाद में जल्द ही दूसरा बाहर आया। उसने उसके तमाम बच्चे भेड़िए के पेट से बाहर निकाल लिए थे। सभी बच्चे कूदकर अपनी अम्मी के पास आ पहुँचे। जाओ और झरने से मेरे लिए कुछ बड़े पत्थर ले आओ। अभी लाए माँ, जल्दी चलते हैं। उन सातों ही बच्चों ने झरने की जानिब दौड़ लगाई और जल्द ही 7 बड़े पत्थरों के साथ वो लौट आए। उन्होंने वो पत्थर उस बड़े बूढ़े भेड़िए के पेट में रख दिए। अब मैं आहिस्ता से इस भेड़िए को सीने वाली हूँ, अब खामोश रहो ताकि वो जग न जाए। जल्दी उसने भेड़िए का पेट सिल दिया। कुछ ही वक्त में आखिर में जब वो बड़ा बुरा भेड़िया जग गया, उसके अंदर के बड़े पत्थर उसे बहुत भारी लगने लगे। मेरे पेट से ये कैसी आवाज आ रही है? इससे मुझे चक्कर आ रहे हैं।
یہ تو ان سب کی ہڈیاں ہوں گی، لیکن یہ اتنی بھاری کیسی ہیں، پتھر جیسی؟ اس لیے وہ پانی پینے کے لیے جھرنے کی جانب گیا، لیکن جیسے ہی اس نے پانی پیا وہ پتھر اور زیادہ بھاری ہو گئے، جس سے وہ اس گہرے پانی میں گر گیا اور ڈوب کر مر گیا۔ کہانی ختم ہوئی۔ برف کی ملکہ۔ گریڈا ایک جوان لڑکی تھی جو اپنی دادی امی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا منگیتر وہیں قریب والے گھر میں رہتا تھا اور اس کا نام کے تھا۔ گریڈا اور کے ان دونوں کے گھروں کے درمیان پیدل کا راستہ تھا۔ وہاں گریڈا اور کے نے اپنی محبت کی نشانی کے طور پر سرخ گلاب کے پودے لگائے ہوئے تھے اور وہ ہمیشہ شادی کرنے کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے۔ سردیوں کے دنوں میں جب ایک دن وہ گلاب کے پودوں کے پاس بیٹھے تھے تب دادی امی کی آواز آئی، دیکھو برف کی ملکہ قطرے اکٹھا کر رہی ہے۔ گیڈا اور کے فوراً ہی کھڑکی کی جانب دوڑے۔ کے نے برف کی ملکہ کو کھڑکی سے دیکھا اور اپنی زبان باہر نکال کر اسے چڑھانے لگا، اوہو ایسا مت کرو کہ اگر وہ تمہیں دیکھ لے گی تو وہ تمہارے پیچھے پڑ جائے گی۔ پھر وہ گیڈا کے گھر کے قریب والے اپنے گھر کی کھڑکی سے چڑھ کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اس شب جب وہ سونے جا رہا تھا تب اس نے اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا اور تب اس نے ایک عجیب سا برف کا قطرہ دیکھا۔ وہ قطرہ برف کی ملکہ بننے تک تیزی سے بڑھتا ہی گیا۔ اس کے ہاتھ میں ترکش مٹھائی کی رقابی تھی کہ خود کو روک نہیں پایا اور اس نے رقابی سے مٹھی بھر کے مٹھائی چھین لی۔ اس کے لالچی پن نے جیسے ہی اس لالچ میں اس نے وہ مٹھائی اپنے منہ میں ڈالی، اس خاتون نے اس کی کلائی کو پکڑا اور اسے پکڑ کر کھڑکی سے باہر اپنی بن پہیوں کی گاڑی میں اسے کھینچ لیا اور گھوڑوں کے جھنڈ نے فوراً ہی اڑان بھر لی۔ یہ کو بہت ڈرنا چاہیے تھا، لیکن مٹھائی نے اس کے دماغ کی سدھ بدھ اور سوچ کو ماند کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب گیڈا کے سے ملاقات کو آئی تو وہ وہاں پر نہیں تھا۔ گیڈا نے ہر جگہ اسے تلاش کیا۔ وہ گاؤں کے میدان کی جانب بھاگی اور زور سے چلائی، کیا آپ نے کے کو دیکھا ہے؟ کیا میرے کے کو دیکھا ہے؟ لیکن اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا وہ کہاں گیا۔ میرا کے بس زندہ ہو، اوہ مہربانی میرا کے زندہ ہو۔ ہمیں لگتا ہے وہ نہیں مرا ہوگا۔ گیڈا نے اوپر دیکھا، وہاں ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ہم کھانا ڈھونڈتے ہیں تب ہم گھر کی چھتوں پر بیٹھتے ہیں اور سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اگر وہ ندی میں گرا ہوگا تو ہمیں نہیں پتا۔ میں جا کر ندی کی پری سے پوچھوں گی۔ گیڈا کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی، اگر وہ ڈوب گیا ہوگا تو ندی کی پری کو معلوم ہوگا، اور وہ ندی کے پاس گئی اور زور سے چلائی، ندی پری کیا میرا کے یہاں آیا تھا؟ کیا وہ تمہارے گہرے پانی میں ڈوب گیا ہے؟ اور ندی پری پانی سے اوپر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ تھی اور اس نے کہا، اوہ میری پیاری بچی، نہیں تمہارا کے یہاں نیچے نہیں آیا، اب مت رونا۔ پھر وہ کہاں ہے؟ کاش مجھے معلوم ہوتا، لیکن ایک ضعیف چڑیل جو میرے کنارے رہتی ہے وہ تمہاری مدد کر سکتی ہے، لیکن تم اس سے اپنی حفاظت کرنا۔ میں اپنی محبت کے لیے کچھ بھی کروں گی، مہربانی کر کے مجھے وہاں لے جا سکتی ہیں؟ کیوں نہیں، اس چھوٹی سی ناؤ میں آؤ، میری لہریں تمہیں چڑیل کی جھونپڑی تک لے جائیں گی۔ پھر ندی پری غائب ہو گئی اور گیڈا ناؤ میں سوار ہو گئی۔ جیسے جیسے لہریں تیز ہو رہی تھی ویسے ویسے چھوٹی ناؤ تیزی سے تیر رہی تھی۔ پھر گیڈا کو ایک جھونپڑی نظر آئی اور ایک ضعیف خاتون لڑکھڑاتے ہوئے باہر آئی۔ وہ جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ میں اس کے چھڑی تھی۔ ضعیف عورت ندی کے کنارے آئی اور ناؤ کو اپنی چھڑی سے تھام کر زمین کی جانب کھینچ لائی۔ اس نے باہر آنے میں گیڈا کی مدد کی، حالانکہ گیڈا اس عجیب سی ضعیف چڑیل سے خوفزدہ تھی، لیکن اس نے بھی کے کو تلاش کرنے کی ٹھان لی تھی۔ آؤ اور مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ گیڈا نے اسے سب کچھ بتایا۔ کیا آپ نے میری کے کو دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن شاید وہ آ سکتا ہے۔ وہ جھونپڑی کے اندر چلے گئے۔ وہاں میز پر خوبصورت جوہری کا ایک کٹورا تھا۔
गैरडा, अब परेशान मत होना, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढ लेगी। अब उन चेरियों को तुम खाओ। जब गैरडा खा रही थी तब ज़ईफ औरत उसके लंबे गेसुओं को सोने की कंघी से संवारते हुए धीरे धीरे बोलने लगी। मैं तुम्हारे जैसी एक पोती के लिए तरस गई हूँ। गैरडा किए के बारे में भूल गई क्योंकि उस ज़ईफ औरत ने तिलिस्माती कंघी से उस पर तिलिस्म कर दिया था। ज़ईफ चुड़ैल गैरडा को अपने पास रखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद गैरडा आहिस्ता से बोली, मैं यहाँ हमेशा के लिए ही रहूंगी। एक दिन बागीचे में गैरडा ने सुर्ख गुलाबों को देखा। उन्होंने उसे कह की याद दिला दी। कह की याद ने ज़ईफ औरत के तिलिस्म को तोड़ दिया और गैरडा बागीचे की गेट की जानिब भाग गई। वो ज्यादा दूर भी नहीं भाग सकी थी और पत्थर के पुल के दरमियान रुक गई। अचानक उसे ट्रोल्स ने घेर लिया। ट्रोल्स गैरडा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वो ताजा और खूबसूरत है और उसे बादाम और शहद खिलाया है। वो कितनी लजीज लगेगी। वो मेरे साथ खेलेगी, मुझे उसके मफलर और उसके खूबसूरत कपड़े देगी। छोटी ट्रोल लड़की जो गैरडा की ही उम्र की थी, उसके चेहरे पर मायूसी थी। उसने गैरडा को कमर से थामा और कहा, वो तुम्हें नहीं मारेंगे, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। सभी ट्रोल्स हंसे। फिर वो उस छोटी ट्रोल लड़की की खातिर गैरडा को छोड़ने के लिए रजामंद हुए। गैरडा ने उसे अपनी कहानी बताई कि वो कैसे कितनी मोहब्बत करती थी और उसे वो कैसे ढूंढेगी। खाने पीने के बाद वो पत्थर के पुल के नीचे से जा रहे थे। तब उनके ऊपर 100 से ज्यादा कबूतर सोने का नाटक करके उन्हें देख रहे थे और सुन रहे थे। हमने केको देखा है। कहाँ पर? बर्फ की मलिका की गाड़ी में। वो कहाँ जा रहे थे? लैपलैंड, बर्फ की मलिका का महल है वहाँ। छोटी ट्रोल लड़की ने संजीदगी से देखा और सिर हिलाया। मैं तुम्हारा इश्क पाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। छोटी ट्रोल लड़की अपने पालतू जानवर बारासिंह के पास गई और आंखें बंद करके कहा, मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। तुम फौरन दौड़कर इस प्यारी सी लड़की को बर्फ की मलका के महल में ले जाओगे। फिर छोटी ट्रोल लड़की ने बारासिंगा की रस्सियां खोल दी। गैरडा और बारासिंगा निकल गए। वो बर्फ की मलका के महल तक पहुंचने तक दौड़ता रहा और वहां उसने गैरडा को नीचे छोड़ दिया। तुम्हारे वापस आने तक मैं यहीं इंतजार करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को हिफाजत से घर पहुंचाऊंगा। गैरडा बर्फ की मलका के ऊंचे महल की जानिब चल पड़ी कि यकदम ही हजारों बर्फ के कतरों से घिर गई और उसकी वजह से वो भड़क गए। वो बर्फ की मलका के हिफाजती थे। गैरडा ने दुआ की। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि वो अपनी सांसें देख सकती थी जो उसके मुंह से भाप की तरह से निकल रही थी। ये भाप बड़ी होकर फरिश्तों में बन रही थी और वो भाप से दुआएं कर रही थी। गैरडा की दुआ मुकम्मल हुई तो एक बड़ी टुकड़ी उसके चारों जानिब खड़ी हुई थी। उन्होंने बर्फ के कतरों पर हमला किया और फिर जंग शुरू हुई। गैरडा तेजी से बर्फ की मलका के महल की जानिब बढ़ी और फिर उसे क्या मिला? वो बर्फीली दीवार के अंदर था। के मेरे प्यारे के, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। के ठंड से लगभग जम गया था और सिर से पैर तक वो नीला हुआ था। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वो तुर्किश मिठाई का असीर हो गया था। इसी दौरान बर्फ की मलका ने उस पर मिठाई और बुरी चीजों का उस पर इस्तेमाल किया था। गैरडा ने उसे गले लगाया और वो रोने लगी। उसके गर्म आंसू उसके सीने पर गिरे और उसके दिल में दाखिल होने लगे। उन्होंने बर्फ को पिघला दिया और के का दिल बन गया। उसके जिस्म में गर्मजोशी फिर से लौट आई और उसने गैरडा को पहचान लिया और वो खुशी से रोने लगा। गैरडा, इतने वक्त तुम कहाँ थी? के मेरी जान, मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वो आपस में लिपट गए। हंसी और खुशी के मारे वो रो रहे थे।
वफादार बारासिंगा उनकी राह देख रहा था और उन्हें आते देखकर वो नीचे की जानिब झुका और उन्हें अपनी पीठ पर दराज होने दिया। वह अपने घर के लिए उड़ कर गए। उनकी आंखों से खुशियाँ और शादमानी झलक रही थी और उसके फौरन बाद उन्होंने शादी कर ली और खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी गुजारने लगे। समाप्त। माचिस वाली छोटी लड़की। वो शाम शदीद ठंड वाली थी। बर्फ के बादल आसमान में मौजूद थे और नीचे देहात में तारीकी छा गई थी इस नए साल की शाम पर। अरे मेरी छोटी प्यारी बच्ची, तुम इस वक्त माचिस बेचने के लिए जा रही हो। इस ठिठुरने वाले अंधेरे में मुझे तुम्हें भेजना पड़ रहा है। तुम मुझे माफ कर देना। तुम तो देख ही सकती हो चल नहीं पा रही हूँ। जी दादी अम्मी, मैं समझ सकती हूँ। और ख्याल रहे मेरी बच्ची, ये माचिसें बेचकर तुम्हें जो भी पैसे हासिल हों उससे तुम कुछ खा सकती हो, नहीं तो आज भी हमें खाली पेट सोना पड़ जाएगा। अब जाओ मेरी बच्ची। आप मेरी फिक्र ना करें दादी अम्मी, मैं तमाम माचिसें बेच दूंगी और इंशाल्लाह आते वक्त ढेर सारा खाना साथ लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। सर्द तारीकी में पथरीले रास्ते पर एक गरीब लड़की जो यतीम भी थी और महज 8 साल की ही थी, वो अक्लमंदों की तरह चल रही थी। अपना सर गर्म रखने के लिए उसने टोपी पहन रखी थी और उसके कपड़े बहुत पुराने हो चुके थे और कुछ जगहों से वो फटे हुए भी थे। वो अपने नंगे पैरों के साथ आवाज लगाते हुए जा रही थी क्योंकि उसके पास जूते भी नहीं थे। वो एक कोने में खड़ी हो गई इस उम्मीद से कि वो अपने खुले और कमजोर हाथों में थामी हुई माचिस बेच पाएगी। लोग उसके करीब आ जाते थे। क्रिसमस की खरीदारी के वक्त में वो तमाम मसरूफ थे। उस छोटी गरीब लड़की की जानिब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। ओ बेटा, उस दुकान से जो खरीदा तुम्हें पसंद आया? अरे हाँ अम्मी, ये गुड़िया बेहद खूबसूरत है। इसके कपड़े बहुत प्यारे हैं। उस माचिस वाली छोटी लड़की की आंखें भरी हुई थी, लेकिन उसके पास रोने का वक्त नहीं था। उसे कुछ माचिसें बेचनी थी ताकि आज रात वो और उसकी दादी अम्मी कुछ खाना खा सके। इसीलिए उसने हिम्मत से अपनी आंखें पोंछी और उस खातून से कहा, सुनिए, क्या आप कुछ माचिसें खरीदना चाहेंगी मैडम? ये बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी भी। मुझे माचिसों की जरूरत नहीं है और तुम मेरी बच्ची से दूर रहो। जाने क्यों लोग इस तरह के लोगों को खास लोगों के बीच में घुलने मिलने कैसे दे देते हैं। ओ अम्मी, उसके कपड़े तो देखिए कितने पुराने हैं। माफ कीजिए, लेकिन मेरे पास बस यही कपड़े हैं। वो मेरा मसला नहीं है और वैसे भी मेरे पास पैसे कतई नहीं हैं और अगर होते भी तो मैं माचिसें तो नहीं खरीदती। चलो अब जाओ यहाँ से। मगर ये सिर्फ 1 ही रुपए की है मैडम। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अरे कहा ना मुझे नहीं चाहिए। अब निकल जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। माचिस वाली छोटी लड़की घबरा गई। बर्फ गिरने लगी। एक बार फिर वो आने जाने वाले लोगों को माचिसें खरीदने के लिए आवाज लगाने लगी। मेम साहब, क्या आप कुछ माचिसें खरीदना चाहेंगी? ये वाकई में तिलिस्माती है और आपको ये जानकर हैरानगी होगी। जब आप एक माचिस जलाएंगी तब आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी होंगी। ओहो, कुछ भी कह रही हो, ये तमाम कहानियाँ हैं। लेकिन मेम साहब, कम से कम एक तो ले लीजिए। इसकी रोशनी आपको एक खूबसूरत और बेहतरीन क्रिसमस देगी। अरे मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे नहीं चाहिए, वाकई नहीं। मैं सच कह रही हूँ, इसकी हर एक तीली अलग है। आज मुझे माचिस वाकई नहीं चाहिए और तुम भी अब अपने घर चली जाओ। बाहर बहुत सर्दी है। मैं नहीं जा सकती मेम साहब, मेरे वालिदैन नहीं हैं और मेरी दादी बीमार हैं। उनके लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए या खाना खरीदने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। बच्ची, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। शायद कोई और हो जो तुमसे माचिसें खरीद ले। हाँ शायद,
ये भी हो सकता है। माचिस वाली छोटी बच्ची की उम्मीदें डूबने लगी क्योंकि सर्द हवाएं मजीद तेज हो गईं और उस मासूम कमजोर लड़की के इर्द गिर्द घूम रही थी, मानो अपने ठंडे नाखूनों से उसे छील रही हूँ। आखिरी मजबूत इरादे के साथ माचिस वाली छोटी लड़की माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार हारी हुई और अकेली महसूस करती हुई वो फुटपाथ पर नीचे बैठ गई। ठंड की वजह से वो बहुत ज्यादा कांपने लगी। मेरे हाथ और पाँव तो बर्फ के टुकड़ों की तरह से हो गए हैं, बिल्कुल ठंडे। मैं अपनी माचिसों में से एक तीली जला लेती हूँ ताकि मेरी उंगलियाँ थोड़ी सी गर्म हो सके। उस गरीब माचिस वाली लड़की के हाथ बहुत कांप रहे थे, जिस वजह से वो माचिस की तिल्ली भी नहीं जला पा रही थी। काफी देर के बाद बहुत मशक्कत से उसने सिर्फ एक तीली जलाई। उसे हैरानगी थी क्योंकि वो तीली लोहे की सिगड़ी में बदल गई। थोड़ी ही देर के बाद उस छोटी लड़की को गर्माहट महसूस होने लगी। उसने अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां सिगड़ी के सामने रख दी। वो बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही लम्हों में एक बर्फ की बूंद उसकी तीली पर गिर गई और वो बुझ गई। वो उठी और एक बार फिर माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी एक भी माचिस नहीं बेच पाई। कि यकदम ही उसने एक आवाज सुनी। कैसी हो छोटी बच्ची, बेचने के लिए क्या है? मैं माचिस से बेचती हूँ, क्या आप खरीदना चाहेंगी? जैसे ही वो उस आवाज की जानिब मुड़ी, उसने देखा एक बेघर ज़ईफ औरत अपने एक कुत्ते के साथ एक कोने में खड़ी थी और वो दोनों भी ठंड की वजह से कांप रहे थे। तुमने मुझे नहीं देखा, मैं भी गरीब हूँ। ओह माफ कीजिए अम्मी, मुझे ये तमाम माचिसें बेचनी है ताकि मैं मेरी दादी अम्मी के लिए खाना खरीद सकूं। मासूम बच्ची, खैर क्या तुम मेरे इस कुत्ते की रखवाली करोगी? बस जरा देर के लिए ही मुझे जाना होगा, मुझे कुछ खाना भी तलाश करना होगा, शायद मैं तुम्हारे लिए भी खाने के लिए ला सकूं। अच्छा, आखिरकार मैं मेरी दादी अम्मी के लिए कुछ खाना ले जा पाऊंगी, लेकिन मैडम जरा जल्दी आइएगा, मुझे मेरी दादी अम्मी के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। माचिस वाली छोटी लड़की कुत्ते की देखरेख के लिए तैयार हो गई और वो ज़ईफ औरत जल्द अज जल्द लौटने का वादा करके चली गई। कुत्ता खामोशी के साथ उस कोने में बैठा था और उसने उसका पट्टा पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो मासूम बेचारी लड़की फिर से कांपने लगी। उसने लम्हे भर के लिए सोचा और उसने माचिस बाहर निकाली और दीवार के सामने एक तिली जलाई। उसे हैरानगी हुई, उसने देखा कि उसके सामने लजीज खानों से आरास्ता एक टेबल आया है जिस पर टर्की, मेमना, बतख, मछली, सेब और केक तमाम ही आरास्ता थे। ओह, मैं ये सब खाना चाहती हूँ, मुझे इस जगह बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही वो लड़की केक के टुकड़े तक पहुंची, तिली की आग बुझ गई और सब कुछ गायब हो गया। वो बहुत ही उदास हो गई और उसने आसमान की जानिब देखा और दुआ की, या खुदा, मुझे इस तकलीफ से निकालिए, मैं बेहद भूखी हूँ और तकलीफ में भी मेरी मदद कीजिए। और तभी उसने एक टूटता हुआ तारा देखा और उसे उसकी दादी की बताई हुई एक बात याद आई। दादी अम्मी ने कहा था किसी के इंतकाल के वक्त टूटता हुआ तारा नजर आता है। मेरी दादी अम्मी बहुत बीमार है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं मेरी दादी अम्मी का इंतकाल हो गया। ओह, दुनिया में मुझे उनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता। उसने एक तिली और निकाली और उसे रोशन किया। अपनी दादी अम्मी को अपने सामने देखकर उसे बहुत हैरत हुई। अरे दादी अम्मी, ये आप हैं? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई हूँ। अपनी दादी अम्मी को देखकर माचिस वाली छोटी लड़की खुश हो गई। हालांकि वो थोड़ी हैरान थी क्योंकि उसे उसकी दादी हवा में लहराते हुए नजर आ रही थी।
डरो मत मेरी बच्ची, मैं पूरी तरह से सेहतमंद हूँ और हिफाजत में हूँ। तुम मेरे मुतालिक कोई फिक्र मत करो। माचिस वाली छोटी लड़की कितनी मेहनत से उसने माचिस बेचने की कोशिश की, ये बताने के लिए उसने अपना मुंह खोला। तब तक फिर से एक बार तिल्ली की आग बुझ गई और उसकी दादी अम्मी गायब हो गई। एक बार उस लड़की ने अपने पास की तमाम तिलियां एक साथ जला दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी दादी अम्मी गायब हों। अब रोशनी बेहद तेज थी, बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह। उसकी दादी अम्मी फिर से सामने आ गई और उन्होंने छोटी माचिस वाली लड़की को बेहद मोहब्बत से देखा और मुस्कुराई। दादी अम्मी, मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। मुझे यहाँ पर कतई नहीं ठहरना है। खुदारा मुझे अपने साथ ले चलिए ना। हाँ मेरी प्यारी चंदा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। जरा अपना हाथ दो। दादी अम्मी ने माचिस वाली लड़की का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे अपनी बाहों में कस लिया और वो दोनों आसमान की जानिब उड़ने लगी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी शहजादी? दादी अम्मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जानती हैं, मुझे भूख का भी एहसास नहीं हो रहा है और मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। एक पंख की मानिंद हल्का हल्का महसूस हो रहा है। दादी अम्मी फिर से मुस्कुराई और वो दोनों जन्नत की जानिब उड़ते चले गए। उस वक्त एक छोटा सा टूटता हुआ तारा नजर आया। दूसरे दिन जब सूरज आसमान पर पहुंचा, तब वो छोटी माचिस वाली लड़की जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ की सभी तीलियां जल चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर इत्मीनान की एक प्यारी मुस्कुराहट थी। बहुत से लोग जमीन पर पड़ी उस बेजान माचिस वाली छोटी लड़की को देख रहे थे। उन सबको रंज हुआ, क्योंकि वो नन्ही सी जान उनकी जिंदगी में जो रोशनी लाती, वो उसे खो चुके थे। कहानी समाप्त।